हेलो दोस्तों, मैं श्याम जी हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रैगन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए। और आज की क्लास भारत के संवैधानिक विकास की दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसमें किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की स्थापना हुई और जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, इस प्रकार से जितनी भी इंपॉर्टेंट डेटें थी हम लोग ये सब देख चुके हैं। और आज ये इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास। और उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया करके जो भी पिछली वाली वीडियो है उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब लिखी हुई हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, किससे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1781 में आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी के बाद आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन सा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? ये 1781 में आया था। कब आया था? 1781 में। इसका दूसरा नाम एक और है, उसको क्या बोलते हैं? बंदोबस्त अधिनियम। क्या बोलते हैं? बंदोबस्त अधिनियम। बंदोबस्त अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में आया था और इसको क्या बोलते हैं? बंदोबस्त अधिनियम। इसका एक और अन्य नाम है, इसको क्या बोलते हैं? बंगाल का जुडिकेचर अधिनियम। क्या बोलते हैं? बंगाल का जुडिकेचर अधिनियम। इसका जो दूसरा नाम है या यूं कहें कि अन्य नाम, इसका क्या है? अन्य नाम बंगाल का जुडिकेचर अधिनियम। यहां तक बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? बंगाल का जुडिकेचर अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के विषय में अनिश्चितताओं को दूर करना। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र था उसकी जो अनिश्चितताएं थी उनको क्या करना था? दूर करना था। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था इसका ये मतलब था। ठीक है ना? और इसके अंतर्गत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत और क्या क्या हुआ, जितनी भी चीजें होंगी हम लोग पूरा बाकायदे पूरी डिटेल से देखेंगे। और आप लोग जो लोग नए हैं तो पिछली वाली क्लास जरूर देखिए। उससे क्या है कि जो पिछली वाली क्लास है वहीं से शुरुआत हुई है। जो क्लास 1 है यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहीं से शुरुआत हुई है, वो पहली क्लास है। अगर आपने वो क्लास देख ली तो आगे का पूरा समझते हुए हम लोग चलेंगे बाकायदे। ठीक है ना? तो इसके बाद क्या हुआ था? कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल को क्या किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया था। कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, उसको क्या किया गया था? बिहार, उड़ीसा ठीक है ना? बिहार, उड़ीसा, बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार
दिया गया। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, इसके बाद क्या किया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों के लिए क्या किया गया था, कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, किसको दिया गया था, जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था। यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया था, ये आया था 1784 में। कब आया था, 1784 में आया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत जो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 में, इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान था। किसका, गवर्नर जनरल की नियुक्ति का इसमें प्रावधान दिया गया था। किसमें दिया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट में। तो क्या था, गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कैसे होती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। किसके द्वारा होती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा होती थी। किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा होती थी। किसकी, जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसकी नियुक्ति होती थी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कब आया था, 1784 में। यहां तक पूरी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या था, भारत में जो द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। कहां से हुई थी, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्ट आया था, इसी से क्या थी, भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी। किसकी शुरुआत हो गई थी, भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी। भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी। कहां से हो गई थी, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, यहां से क्या हो गया था, भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813 का। इसका चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसको एक और नाम दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813 जो आया था, इसको एक और नाम दिया गया था। वो क्या नाम था इसका, इसको बोला गया था राजाज्ञा। क्या बोला गया था, राजाज्ञा बोला गया, मतलब राजा की आज्ञा। क्योंकि हम लोग क्या थे, ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में, और हम लोग क्या थे, गुलाम थे उस टाइम पे। तो राजा, वो जो ब्रिटिश क्राउन होता था वो भारत में क्या होता था, राजा होता था। तो इसको क्या नाम दिया गया था, राजाज्ञा नाम दिया गया था। और इसके तहत चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या हुआ था, जब चार्टर एक्ट 1813 आया था तो इसमें यह था कि जो ईसाई और पादरी लोग थे, कौन से, ईसाई और पादरी, उनको क्या किया गया था, भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति प्रदान की गई थी कि आप अपना धर्म प्रचार भारत में कर सकते हैं। आप अपना धर्म प्रचार कीजिए, धर्म को बढ़ावा दीजिए। मतलब भारत में धर्म प्रचार करने के लिए अनुमति मिल गई थी कि जो ईसाई और पादरी लोग थे, कौन लोग थे, ईसाई और पादरी, मतलब ईसाई और पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में। चार्टर एक्ट 1813 आया था, इसमें क्या हुआ था, ईसाई और पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई थी
कि वो अपना धर्म प्रचार कहां पे, अपने भारत में कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और शिक्षा और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का भी प्रावधान किया गया था। किसके लिए? शिक्षा और साहित्य के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, कि शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में आप 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। यह प्रावधान कब दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813 में जब पास हुआ था तब यह प्रावधान दिया गया था कि ईसाई और पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी और शिक्षा और साहित्य के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, प्रोत्साहन के लिए दिया गया। ठीक है ना। और आवश्यकता पड़ने पर कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो कंपनी, हम लोग क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, तो वो अपने प्रशिक्षण के लिए, किसके लिए? अपने प्रशिक्षण के लिए समय समय पर इंग्लैंड जा सकते थे। मतलब किस लिए? वहां पे अपनी ट्रेनिंग ले सकते थे। क्या ले सकते थे? ट्रेनिंग ले सकते थे। अपनी ट्रेनिंग उनको इंग्लैंड जाने के लिए प्रावधान किया गया है। इंग्लैंड जाने के लिए कंपनी के अधिकारियों को प्रशिक्षण के, इंग्लैंड जाने के लिए कंपनी के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए प्रावधान किया गया, कि जो कंपनी के जो अधिकारी हैं वो समय समय पर अपना प्रशिक्षण लेने के लिए इंग्लैंड जा सकते हैं। ये उनके जाने के लिए प्रावधान किया गया था। और क्या किया गया था? कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाने लगा। क्या किया जाए? ब्रिटिश सरकार द्वारा। जो बंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये क्या थी? बंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये क्या थी? ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं कि जो बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये क्या हुआ करती थी? उस समय प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। मतलब शासन की दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने क्या किया था? 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी। क्या बनाई थी? 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी। अपने शासन के सुविधा के अनुसार 3 प्रेसिडेंसियां बनाई, जिससे भारत पे उनका शासन करने का आसान हो सके, इसलिए उन्होंने 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी। कौन कौन सी थी वो? बंबई, मद्रास और कलकत्ता। ये वही प्रेसिडेंसियां हैं, बंबई और मद्रास और कलकत्ता। तो इनमें जो सरकारें थी, तो इन सरकारों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वो क्या था? ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य हो गया। मतलब कि जब तक ब्रिटिश सरकार से वो पास नहीं होगा तब तक कानून नहीं माना जाएगा। मतलब कि इनके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, द्वारा बनाया गया कानून ब्रिटिश संसद से अनुमोदन करना अनिवार्य हो गया। मतलब ये जो कानून बनाएंगे, बंबई, मद्रास और कलकत्ता की जो सरकारें कानून बनाएंगी, उसमें क्या था कि जब तक ब्रिटिश सरकार अपना अनुमोदन नहीं करेगी तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा, तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके आगे
इसके बाद आया 1813 चार्टर एक्ट के बाद, राजाज्ञा के बाद, फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था? 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार थे उनको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त। इसमें चार्टर 1833 में क्या किया? कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। और जब कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तो क्या हो गया कि मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू कर दी गई। क्या? मुक्त व्यापार व्यवस्था। पहले क्या था कि इसके ऊपर कंपनी का शासन था, कोई भी व्यापार कीजिए कंपनी के अंतर्गत होता था। अब जब कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया तो क्या हो गया? मुक्त। आप चाहे जैसे व्यापार कीजिए। तो क्या कर दिया गया था? मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू कर दी गई थी। कैसी? मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू कर दी गई। मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू कर दी गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त करने के बाद में क्या किया गया था? मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू कर दी गई। और कंपनी को केवल क्या किया गया था? भविष्य में राजनीतिक कार्यों के लिए अधिकृत कर दिया गया था। कंपनी को क्या किया गया था? भविष्य में जो राजनीतिक कार्य होंगे उसके लिए अधिकृत कर दिया गया था। कंपनी को भविष्य के राजनीतिक कार्यों के लिए अधिकृत कर दिया गया। कंपनी को क्या किया गया? भविष्य के जो राजनीतिक कार्य होंगे उसके लिए अधिकृत कर दिया गया था। ठीक है ना? और क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया था? बंगाल नाम समाप्त करके क्या कर दिया गया था? भारत आ गया था। कब आया था? 1833 में। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था? फिर भारत का। पहले क्या बोलते थे हम लोग 1833 के पहले कि बंगाल का, क्योंकि पूरा शासन क्या था? बंगाल से शासित भारत में शासन किया जाता था। अब इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल का हटा के हम लोगों ने क्या कर दिया? ब्रिटिश सरकार ने कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको बनाया गया था उस समय? हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1833 में। बंगाल का गवर्नर जनरल को हटा के क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है ना? तो क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहां तक बात समझ में आई? क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो नए लोग हैं वो पहली वाली क्लास जरूर देखिए। तो कौन बने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना? और क्या हुआ था? पूरे भारत के लिए कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधानमंडल का निर्माण किया गया था। पूरे भारत के लिए जो भारत की शासन व्यवस्था थी उसको चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए एक विधानमंडल का निर्माण किया गया। पूरे भारत को किसका निर्माण किया गया था? एक विधानमंडल का निर्माण किया गया था।
पूरे भारत के लिए कानून बनाने के लिए एक विधानमंडल का निर्माण किया गया। पूरे भारत के लिए जो कानून बनाने के लिए क्या किया गया था, एक विधानमंडल का निर्माण किया गया था। और इसके बाद क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य का समावेश, गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है उसमें एक विधि सदस्य का समावेश किया गया था। किसका, एक विधि सदस्य का, गवर्नर जनरल के एक विधि सदस्य का समावेश किया गया था। तो वो विधि सदस्य कौन थे, जो विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे, लॉर्ड मैकाले। ये क्या थे, प्रथम विधि सदस्य थे। क्या थे, प्रथम विधि सदस्य थे। यहां तक बात समझ में आई कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। थे और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो दास प्रथा थी, भारत में क्या थी, एक दास प्रथा थी। तो दास प्रथा को क्या किया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, गैर कानूनी। यहीं से दास प्रथा को, दास प्रथा गैर कानूनी घोषित, यहीं से क्या कर दिया गया, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और फिर इसके बाद क्या हुआ था, सन 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। कब किया गया था, सन 1843 में। कब, 1843 में एलन बरो के समय। कब, एलन बरो के समय दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। कब कर दिया गया था उन्मूलन इसका, 1843 में। किसके समय पे, लॉर्ड एलन बरो के समय पे। कौन थे, लॉर्ड एलन बरो। और इसके बाद क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। किसको, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को क्या हुआ था, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार। जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया था, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। किसको मिल गया था, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय कानूनों को संचित करने के लिए और लिपिबद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए, भारतीय कानून जो थे उनको संचित करने के लिए और लिपिबद्ध करने के लिए क्या किया गया था, एक प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किसका, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए, भारतीय कानूनों को संचित और लिपिबद्ध करने के लिए एक प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।
किसको, भारतीय कानूनों को संचित और लिपिबद्ध करने के लिए क्या किया गया, एक प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था ये गठन, ये किया गया था 1834 में। कब किया गया था, 1834 में किया गया था। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध और संचित करने के लिए जो प्रथम विधि आयोग था उसका गठन 1834 में किया गया था। कब किया गया था, 1834 में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और इसमें 3 सदस्य और भी थे। कौन कौन से थे वो सदस्य, नंबर 1 पे थे मैक्लियोड। कौन थे, मैक्लियोड। ये मैक्लियोड कौन थे, मैक्लियोड एक सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना। और इसके दूसरे सदस्य थे एडरसन। कौन थे, एडरसन। कौन थे, दूसरे सदस्य एडरसन थे, ठीक है ना। तो पहले सदस्य कौन थे, मैक्लियोड, दूसरे एडरसन, अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले। और तीसरे जो सदस्य थे, कितने, 3 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। तो जो तीसरे सदस्य थे उनका नाम था मिलेट। क्या नाम था, मिलेट। क्या नाम था, मिलेट नाम था। तो 3 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे, किसके, भारतीय कानूनों को संचित करने के लिए जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था उसके लिए, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1853 में एक चार्टर एक्ट आया था। ये तो हो गया कब, 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसके बाद क्या था, 1853 में चार्टर एक्ट आया था। क्या आया था, 1853 में एक चार्टर एक्ट आया था। तो अच्छा, ये चार्टर एक्ट क्या था, समय समय पे आते रहते थे। तो 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग देख लेते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ था। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या था, बंगाल के लिए क्या था, उसमें एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। किसकी, एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्त की गई। ये नियुक्ति कहां के लिए की गई थी, बंगाल के लिए। अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई कहां के लिए, बंगाल के लिए, ठीक है ना। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें क्या था, बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। और कहां के लिए, बंगाल के लिए वो नियुक्ति की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। और क्या हुआ, भारतीय सिविल सेवा को संपूर्ण भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। मतलब जितने भी भारतीय जो सिविल सेवा थी उसमें क्या था कि भारतीयों के लिए उसमें जगह नहीं थी। टोटल क्या थे, अंग्रेज लोग थे। अब इसके बाद क्या हुआ, 1853 वाला जो चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या था कि जो सिविल सेवा थी वो सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया था कि कोई भी भारतीय उसमें जा सकता है, नौकरी कर सकता है सिविल सेवा में। तो क्या किया गया था, संपूर्ण भारतीयों के लिए सिविल सेवा खोल दी गई, ठीक है ना। 1853 के चार्टर एक्ट आने के बाद में क्या हुआ था, संपूर्ण भारतीयों के लिए सिविल सेवा को खोल दिया गया। और क्या हुआ था, भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू कर दिया गया था।
क्या कर दिया गया था? इसके बाद में भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्या किया गया था? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू कर दिया गया था। किसका? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का। क्षेत्रीय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था। किसके लिए? भारतीय विधान परिषद में। किसके लिए? भारतीय विधान परिषद में। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आई? किसमें लागू किया गया था? भारतीय विधान परिषद में। भारतीय भारतीय विधान परिषद में क्या किया गया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू कर दिया गया। यहां तक बात समझ में आई? अब आज के लिए यहीं तक, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी लोगों को जय हिंद, और सभी लोग भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करते रहिए।